बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है दोस्तों। आज देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र, जो ओरिजिनल यह पेपर है। अब आप इसे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यह प्रश्न पत्र आपके पास भी हो तो मिला लीजिएगा, सही है कि गलत है। आइए, पहला ही प्रश्न है, घिसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो आप सभी जानिए, कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र और पुष्पूस की रात। ये रहा आपका प्रश्न आपके समक्ष। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, घिसू और माधव सबको पता है कफन कहानी के पात्र हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। कैसी कहानी थी? तो अंतिम कहानी थी। बाकी कहानियों की अपेक्षा यह थोड़ा हटके कहानी है, क्योंकि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई, जिसमें प्रेमचंद जी अध्यक्ष रहे। इन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें सीखी देखी, क्योंकि इनका एक उद्देश्य आप जानते होंगे कि ये प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियाँ और आप पढ़ेंगे लास्ट में वाकई सुखद हो जाती हैं, है ना। लेकिन जो है कि कफन कहानी एज जैसे उन्होंने देखा, सुना, समझा, वो एज वैसा ही इन्होंने यहाँ पे रखने का कार्य किया। इसीलिए यह कहानी कैसी है? यथार्थवादी कहानी है। ये देखिए, घिसू और माधव प्रेमचंद कहानी के कफन कहानी के पात्र हैं। कफन दलित चेतना पर लिखित कहानी, यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, ठाकुर का कुआं, इनका और भी कहानियां हैं, जैसे ठाकुर का कुआं, मंत्र, पुष्प की रात। ये सारी, पुष्प की रात भी यथार्थवादी कहानी है, तो ये आप समझ पाए। अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे है ना, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। ये डी नंबर सही होगा, रामविलास शर्मा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह कैसे आलोचक हैं? तो मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, मध्यकालीन धर्म की साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर सही होगा, है ना। आगे देखिएगा, इनके कुछ और निबंध है, कुटज है, अशोक की फूल है, नाखून है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ यह निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, निपुणका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। निपुणका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है, जबकि चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये सारे इन्हीं के उपन्यास हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है, चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी के द्वीप, गुनाहों की देवता, अंधेरे बंद कमरे, सूरज का 7वां घोड़ा। तो यह है सूरज के 7वां घोड़ा, डी नंबर सही होगा। आइए 6 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर का प्रश्न। इससे पहले हम व्याख्या देख लें। सुधा और चंदन और सुधा भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों के देवता में हुआ है। ठीक है, नदी के द्वीप अज्ञेय का है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आप सभी को पता है, टोटल इनके 6 निबंध हैं और 6 निबंध लिख के हिंदी जगत में इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इसमें से कौन सा नहीं है? मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता, कछुआ धर्म इनका नहीं है, गुलेरी जी का है ना। देखिए, कछुआ धर्म निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। नेक्स्ट है, देखिए, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? ये नाटक पूछा जा रहा है आपसे। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट। तो ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप जो भी प्रश्न नए लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, कृष्णार्जुन नाटक के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। नाटक का प्रकाशन 1918 हुआ, जब झरना का प्रकाशन हुआ था, है ना। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय। तो यह है पाखंड
विडंबन, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, अब प्रश्न का व्याख्या देख लीजिए। भारतेंदु द्वारा अनुदित तथा मूल नाटक इस प्रकार हैं। पाखंड विडंबन, कपूर मर्जरी, प्रेम, मुद्रा राक्षस, धनंजय। ये कैसा है? अनुदित है। मूल नाटक मतलब जिन्होंने स्वयं रचा था, ये तो दूसरी दूसरी भाषाओं से अनुदित कर दिए थे। इनका मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र और कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, धनंजय। ठीक है, ये इनके हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है धनंजय विजय किसका है? धनंजय विजय का। ठीक है, अनुदित है यहाँ से और मूल नाटक है यहाँ से। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? ये भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। 9 नंबर का प्रश्न है तो यह भुवनेश्वर प्रसाद का है। किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का है। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने किया। भुवनेश्वर प्रसाद की प्रमुख एकांकी हैं स्ट्राइक, कारवां। ये कल के प्रैक्टिस सेट में आया था। तो कारवां काव्य संग्रह किसका है? वहाँ पे आंसर दूसरा था, ताबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न रहा 10 नंबर का। 9 प्रश्न हम कर चुके। प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित होता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए। आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। तो कहाँ से है लहरों का राजहंस? व्याख्या में देखेंगे। प्रवृत्ति और निर्वृत्त, आसक्ति और अनासक्ति द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। अन्य ये सभी नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणु रति के प्रेम का प्रदर्शन है? ये देखिए आपके लिए हो सकता है नया प्रश्न हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो इसको आप बताइएगा किसका है? तो सूर्यमुख है। तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा यह रचित नाटक है। कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। शेष विकल्प असंगत है ना। तिरस्कार किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान। तो ये आप दलित लेखक थे। अब देखिए तिरस्कृत किसका है? तो सूरजपाल सिंह चौहान का। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती, मुर्दहिया तुलसीराम, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाती। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति उक्त रससूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्गृत है? तो काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण और 10 रूपक। तो कहाँ से लिया हुआ है? सभी को पता है, एक जी प्रश्न है नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र जो है कि ये इनकी रचना है भरत मुनि की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति रससूत्र का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में उद्गृत है। काव्य प्रकाश मम्मट का है, बहुत बार मिलान करने के लिए आता है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। 10 दर्पण और फिर जो है कि विश्वनाथ, दर्पण में पूरा विश्व दिखता है, ऐसे करके लर्न कर लीजिए। 10 रूपक धनंजय का ग्रंथ है। अब देखिए श्रृंगार का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार का क्या है? माधुर्य, रति, संयोग, वियोग। तो ये रति है। ठीक है, रतिपति किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे हैं। आगे चलते हैं। यह है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और सभी माधुर्य, संयोग, वियोग असंगत है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। मुख्यार्थ हति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन। तो ये 15 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो यह आचार्य मम्मट का है। किसका है? मम्मट का। मुख्यार्थ हर्ति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए कर रहे हैं, प्रश्नों की संख्या पूरे कितनी है? 100 है और व्याख्या भी करना है तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए। आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? ये रहा प्रश्न, अनुमितिवाद।
तो ये बताइए किसका है? आचार्य लोल्लाट का, शंकुक का, आचार्य भरत मुनि, अभिनव गुप्त का, आचार्य भट्टनायक। नायक का है तो भुक्तिवाद है, नायक भोग करता है ना। और शंकु का क्या है? तो शंकुक का क्या है भाई? शंकुक का क्या है? तो शंकुक जी का है अनुमितिवाद। कैसा वाद है? अनुमितिवाद, ठीक है। और पूछा क्या गया है? अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? आप देखेंगे आगे तो यह किसका है? तो जो है कि ये शंकुक का क्या है? तो अनुमितिवाद है। क्या है? अनुमितिवाद है। आगे देखिए व्याख्या, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न तय है किसी भी परीक्षा में। अनुमितिवाद का शंकुक का है, उत्पत्तिवाद लोल्लट का है, भुक्तिवाद या भक्तिवाद है, यहाँ पे लिखिए भुक्तिवाद होना चाहिए। आर्यभट्ट नायक का है, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, अभी ऐसे इसको याद करो। और नायक क्या करता है? भोगता है, ये भुक्तिवाद। और लोल्लट से ललाट क्या होता है? किसी के घर ललना आता है तो उसकी उत्पत्ति होती है। क्या होती? उत्पत्ति होती है। तो ऐसे उत्पत्ति करके इसको याद करिए। और अनुमितिवाद, तो अनुमित जब किसी से हम अनुमित लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सशंकित हो जाता है। जैसे हम किसी की मति लेने जाएंगे तो वो क्या करेगा, मतलब ये काम करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, उसको शंका होने लगती है। इसे शंकु को ऐसे कोरिलेट करके आप याद करिए। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए, ज्ञानश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो यहाँ दर्शन भी सबका आपको याद करके रखना होगा, है ना। अब पूछा जा रहा है निर्गुण का दार्शनिक आधार क्या है? तो निर्गुण में अद्वैतवाद, मतलब एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। मतलब नहीं, दो नहीं है, ये है निर्गुण। जब निर्गुण शाखा में जाएंगे तो अद्वैत, ऐसे याद करो। निर्गुण है तो निराकार है, परम ब्रह्म अकेला है, कोई और नहीं है, ठीक है। ऐसे जोड़ने का कार्य कीजिएगा। अब व्याख्या देख लीजिए। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद के प्रभावित कवि सूरदास हैं। सूरदास। विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कवि तुलसीदास हैं। यहाँ पे याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, जो है कि अद्वैतवाद किसका है? तो कबीर का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? सूर का है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो तुलसीदास जी का। ये देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके सामने यह प्रश्न पत्र ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, नया अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त पंक्ति किस काव्य से उद्घृत है? जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, द्वापर, रश्मि रसी। तो यह जयद्रथ से लिया हुआ है। और यह जो है कि जयद्रथ किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये कैसे कवि हैं? तो ये राष्ट्रीय कवि हैं। और राष्ट्रीय कवि की उपाधि इनको किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं ना, वो विद्रोही प्रवृत्ति की है। व्यक्ति एक बार पढ़ ले तो उसके अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा का संचार हो जाता है ना। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, हम क्या थे क्या हो गए, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बाल शर्मा नवीन। सारे कवि राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। अब इसमें हो सकता है कि आप थोड़े डाउट में आए, लेकिन याद रखिएगा कि यह भी पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? गुप्त जी की है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? तो ये लगी है भारत भारती से। इसी भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, और यहीं से इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाए हैं? तो प्रेम सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा और निर्मला। तो किस में उठाए? तो ये निर्मला में उठाए हैं। किस में उठाए हैं? निर्मला में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है ये है, देखिए। कामायनी कैसे कैसे प्रश्न केंद्रीय विद्यालय पूछता है आपसे, उसे आप थोड़ा बारीकी से देखिएगा। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है ना मज़ेदार प्रश्न। अब देखिए, यदि आप पूरे सर्ग को याद नहीं करके रखेंगे तो आपसे 1 नंबर चला जाएगा। आप सबसे पहले आप याद रखिएगा कि याद करने की एक जैसे फ्लो में आप से याद कर करके आप लिखिए, तभी आपको ये 15 सर्ग याद होंगे। सबसे पहले 4 को लिखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम।
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। उसके बाद जब काम होगा तो व्यक्ति वासना में लिप्त होगा, तो वासना। इसके बाद याद रखिए चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। इसके बाद आएगा ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। इतना याद हो गया। इसके बाद दर्शन, रहस्य और आनंद। तो पूछा जा रहा है दर्शन के बाद क्या आएगा, तो आनंद आएगा। क्या आएगा, आनंद आएगा। देखिए कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिसका क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। लास्ट में आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। तो ये देखिए कौन से कवि तार सप्तक का नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अगर मन प्रभु। ठीक है, ये ट्रिक आप जरूर याद कर लीजिएगा, तब आप याद पाएंगे। अ से अज्ञे, ग से गिरजा कुमार माथुर, और म से आप बताइए, आप लोग भी कुछ बताते रहिए। म से जो है कि ये है र है रामविलास शर्मा। म से अब आएगा, म का नंबर किसका आएगा, तो मुक्ति बोध नेमीचंद जैन। प्र से प्रभाकर माचवे। भू से क्या आएगा, भारत भूषण अग्रवाल। ये है। अब आप इसमें से बताइए कौन कवि नहीं है। तो ये नरेश, न से नरेश मेहता नहीं आए। क्यों नहीं आया, नरेश मेहता। नेमीचंद जैन आ गए। ठीक है, तो नरेश मेहता नहीं है। कौन कवि नहीं है, तो नरेश मेहता नहीं है। बाकी कौन है, तो है अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और भारत भूषण अग्रवाल। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऐसे ही 2-4 प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो हमें फाइट से बाहर कर देते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी बारीकी से ध्यान रखना होगा। हम कुछ प्रकाशन वर्ष को भी, जो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि हैं जैसे होसूर हो गए, तुलसीदास जी हो गए, धर्मीरा और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब के तो उनका जन्म क्रम थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद आप कुछ गिने चुने लेखकों की कविताओं को, जिनसे प्रश्न देख रहे हैं मैथिली शरण से, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तो ये कुछ ऐसे लेखक हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो विष्णुप्रिया, पंचवटी, जयद्रथवध, यशोधरा, बारी बारी से ऊपर नीचे करके यही दिए हैं। सबसे पहले आप यशोधरा को जान पाएंगे। यशोधरा कब लिखे थे, तो ऐसे ही थोड़ी ट्रिक लगाइए। यशोधरा सबको पता है 1932 में लिखे थे। कब लिखे थे, 1932 में। अब विष्णुप्रिया तो 1957 में। कब लिखे थे, 1957 में। जयद्रथ वध ये 1910 में था, 1910 में। पंचवटी आएगा तो पंचवटी 25, ऐसे याद करो, 1925। आप समझ में आया। आंसर कौन सा होगा, तो बी नंबर होगा। कौन सा होगा, बी नंबर। सबसे पहले जयद्रथवाद 1910, पंचवटी 25। पंचवटी 25, जैसे आंसू 25 में जनशंकर प्रसाद लिखे हैं, वैसे इसको भी लर्न कीजिए। यशोधरा कब है, तो यशोधरा 32 में है। विष्णुप्रिया 57 में है। कब है, ये है बी नंबर सही हुआ। ठीक है, अब आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत संगति आपसे पूछी गई है। विद्यानिवास मिश्र, विचार और विभूति, अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोनों तो सही है। अब असंगत पूछा गया है। अब अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो यह प्रश्न आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो ये देखें, ए नंबर सही है। क्या है, ए नंबर से ए कैसा है, तो यह बताइए आप लोग। तो ये है विचार और अनुभूति, विद्यानिवास मिश्र का। असंगत है, यह किसका है, तो बताइए। विचार और अनुभूति के रचनाकार हैं नगेंद्र। कौन है, नगेंद्र जी हैं। ठीक है, रसवादी आलोचक नगेंद्र। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद। 25 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। तो क्या है, साम्यवाद है। क्या है, साम्यवाद है। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न। 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न है, आगे चलिएगा। ठीक है, ये रहा 26 नंबर का प्रश्न।
पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? संयुक्त, प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक। तो अकर्मक है। पतंग उड़ रही है, क्या करके प्रश्न का उत्तर लो। क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग क्या उड़ रही है? कुछ उत्तर मिल रहा है? नहीं, तो ये अकर्मक है। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और बहुत बार रिपीट होता है। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? तो मीरा की भक्ति माधुर्य है। मीरा माधुर्य ऐसे जोड़े। इनका दास है तो दास्य भाव है। कैसा भाव है? दास्य भाव है। ये देखिए दिया हुआ है। दास्य भाव तुलसीदास, मीरा माधुर्य भाव, सूरदास सख्य भाव। इनका सखा भाव था भगवान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले कौन आएंगे ये आपको बताना है। घनानंद, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम। 28 नंबर की प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आएंगे बिहारी। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1595 में। कब हुआ था? 1595। इसके बाद मतीराम आएंगे। मतीराम का जन्म कब हुआ था? तो 1617 ईस्वी। ठीक है। अब देखेंगे घनानंद। सबको पता है घनानंद का जीवन 1889 ईस्वी। पद्माकर सबसे लास्ट में आएंगे, है ना। ये है 1753 में। 1753 में। ठीक। तो इस हिसाब से सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? तो सी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा। हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? हरी घास पर क्षण भर, ये धूमिल, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो किसका है बताइएगा? तो ये है अज्ञेय जी का, है ना। अज्ञेय जी का है। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम। 30 नंबर का प्रश्न है और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले याद रखेंगे निहार, रश्मि और सांध्य गीत, दीपशिखा। निहार का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1930 में हुआ है और रश्मि का 1932 में हुआ है। ऐसे याद करो, पहले निहार आएगा तब रश्मि आएगी, फिर सांध्य गीत आएगा 1936 में। 1936 में ही जो है कि छायावाद का अंत शुरू हो गया था। इसके बाद दीपशिखा आएगा। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष लिखेंगे 1942 ईस्वी। कब है? 1942 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। 31 नंबर का प्रश्न है। धूमिल, अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ए नंबर। आगे चलिए। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। आगे चलेंगे। हाँ, ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो जागरण काल। और जब आएगा द्विवेदी युग तो जागरण एवं सुधार काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागरण एवं सुधार काल। ध्यान दीजिए, एक मिनट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पुनर्जागरण है। जगे तो लोग पहले से थे लेकिन दोबारा जग गए। क्या किए? दोबारा जग गए। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल से नाम से अभिहित किया गया, जबकि अन्य नाम असंगत है ना। ध्यान दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आएंगे कबीर। इसके बाद कौन आएगा भाई? गड़बड़ लग रहा है ना। 33 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कबीर के बाद तुलसीदास नहीं आएंगे, है ना। ये आपके स्क्रीन पे है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये तुलसी नहीं आएंगे, जायसी आएंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ लगाते वक्त ही मेरी कलम रुक गई। ठीक है। ये डी नंबर होगा। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी। कब हुआ था? 1398। यहीं पे रैदास पूछा जाता, इनको भी याद रखिए। रैदास का जन्म जो हुआ था वो 1388 हुआ था। कितना है? 88। इनका 98। तो कबीर से पहले रैदास जी हैं। और जैसी, जैसी का कब हुआ था? तो अब जैसी को बताइएगा। जैसी का जन्म हुआ था 1500 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी में। तुलसीदास का कब हुआ था? तो तुलसीदास का 1532 में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में। सम्मत 1680 80 गंग के तीर तुलसी तजो शरीर, ऐसा एक इनका दोहा प्रसिद्ध मिलता है। अब रहीम रह गए। रहीम सबसे छोटे थे इन सब में। ये हुए थे 1553 ईस्वी में। 1553 में। एक नज़र आप देख लीजिएगा, है ना।
आगे चलते हैं। जैसी का जन्म और मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलता है, ये आपको बताया गया है। ऐसे अंदाज से रिसर्च से जो मिल गया है बता दिया गया है ना। 34 नंबर के प्रश्न, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग के साथ विसर्ग का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। देख लीजिए। अब अगला प्रश्न है 35 नंबर का, अवलो न सानी न अब न सही हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस कविता, किस रचना से उद्गृत है? 35 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि यह विनय पत्रिका की है। कहाँ की है? विनय पत्रिका की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तो ये है, ठीक है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली। याद रखिएगा, जितनी भी रचना में तुलसीदास के वली वली शब्द लास्ट में लगा है वह रचना होगी ब्रज भाषा का। कैसी भाषा का? तो ब्रज भाषा का, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। अब यहाँ पे रामचरितमानस है, मानस की रचना किस में है? तो अवधी में है, ठीक है, अवधी भाषा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? यहाँ पे संगत पूछा जा रहा है। राजा निर्वसिया कहानी किसकी है? यूजीसी नेट में लगी हुई है। 36 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है ना। तो इसमें सब असंगत है। जिंदगी और जोक धर्मवीर भारती का नहीं है, बंद गली आखिरी कमरा इनका नहीं है, और इंसान का खंडहर अमरकांत का नहीं। इसमें सही कौन सा है? तो सी नंबर। और पूरी कहानी राजा निर्वसिया की चैनल पे हमने यूजीसी नेट की में लगी कहानी 21 में हमने अपलोड किया है और हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। समय मिले तो कहानी को जरूर पढ़िए, खासकर जो पाठ्यक्रम में लगी हैं वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। देख रहे हैं, राजा निर्वसिया कमलेश्वर की है, जिंदगी और जो अमरकांत का है, बंद गली के आखिरी मकान धर्मवीर भारती का, इंसान की खंडहर ये मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इतना याद रखिएगा, ध्रुव स्वामी इनका अंतिम है। तो दो तो ऐसे भी ऑप्शन कट गए, बचे दो। अब हमें करना क्या है? ये देखना है। अब इन दो में दिमाग लगाना है ना। 37 नंबर के प्रश्न में तो ध्यान दीजिए। स्कंदगुप्त का प्रकाशन कब हुआ है? स्कंदगुप्त भी पूरा नाटक चैनल पे अपलोड हम किए हैं, पढ़िए। प्रसाद के तीनों नाटक हैं, सिंदूर की होली है, बहुत सारे नाटक हमने करवा दिया है, ठीक। अब आपका आएगा राजश्री। राजश्री का प्रकाशन सबसे पहले आप याद रखेंगे 1915 ईस्वी है। और अज्ञात शत्रु, शत्रु 22 का है। कब का है? 22 का। तो इस हिसाब से ए नंबर सही हुआ, ठीक है। आगे चलिए और ध्यान दे लीजिएगा प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ पे एक जो है कि सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको त्रुटियाँ खोजना है। क्या खोजना है? त्रुटि। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 38 से 42 में प्रत्येक चार भागों में 1, 2, 3, 4 में विभक्त है, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाला भाग पहचान कर उत्तर बताएं। अब आपको याद होगा, जिसमें अशुद्धियां हैं उसी को हमें छांटना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये है सीमा पर तैनात सैनिकों की, यहीं पे तैनाती होना चाहिए, तैनात होना चाहिए। तो ए नंबर सही होगा, ठीक है। ए क्या है? सही है। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न है, सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। तोप चाहिए कि तोपें चाहिए? तो तोप चाहिए, है ना। डी नंबर सही है। पढ़ते ही प्रश्न का उत्तर, इतना इजी प्रश्न पूछता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये देख लीजिए आपके समक्ष मैंने इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है। हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष में समय पर प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ये समक्ष क्या है? में रहेगा। यहाँ पे त्रुटि कहाँ है? हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं, समक्ष में नहीं होगा, यहीं पे गलतियाँ थी, सी नंबर। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाएं। गलती कहाँ आपको दिख रही है? 41 नंबर के प्रश्न में तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पाठ्यक्रम पर होना चाहिए, पाठ्यक्रम पर। तो क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम बताइए। प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाएं।
पाठ्यक्रम पाठ, देख रहे हैं आप, गलती कहाँ है, सी नंबर सही होगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपनी स्तुति देते हुए अनुलग्नकों सहित प्रस्तुत कर दीजिए। ये क्या है भाई, 42 नंबर के प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न को विचार से पढ़ो तो प्रस्तुति कर दीजिए कि प्रस्तुत कर दीजिए, तो डी नंबर सही होगा, है ना। ऐसे ऐसे देखो इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आपको मज़ा आ रहा होगा प्रश्नों को करके। अब यहाँ पे दिया है जो है कि कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न, ठीक है। एक चीज़ बता देना चाहेंगे यहाँ पे, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न जितना आप साहित्य के अध्ययन अच्छे किए होंगे, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र और निबंध और व्याकरण, मतलब हर पोर्शन से ये प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा आपको गहनता के साथ पढ़ना पड़ेगा किताबों को, है ना। अब आइए देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है, 43 नंबर का है, कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजक है। क्या है बताइए आप, ये प्रश्न है ना मज़ेदार, आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है, तो बताइए क्या है भाई। तो ये क्या है, कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है, ऐसा कुछ है। आप तभी लिखोगे जब चीज़ें आपके सामने होंगी, सिर्फ कल्पना से आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जब राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं, देश संघर्ष कर रहा था, त्राहि त्राहि हुआ था, लोग मारे जा रहे थे और सभी लोग, तो ये कवि भी तो उत्साहित कर रहे थे। इसी समय माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था ना, तुम फूल तोड़ लेना तुम माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से जाएं वीर अनेक। तो ये सब क्या रहा, उत्साह भर रहे थे। तो ये तो कह रहा है कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक है, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब आप प्रश्न को समझ गए होंगे, है ना। एक मिनट ध्यान दीजिए, 43 नंबर का प्रश्न है। तो यही जो है कि यहाँ पे ए गलत है, ये तो गलत हो गया। कविता, ध्यान दीजिए, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोकरंजन है, ऐसा भी संभव है कविता का उद्देश्य सिर्फ लोकरंजन है, नहीं, लोक मंगल है, रंगन नहीं है, मंगल है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, डी नंबर। ठीक, आगे चलें 44 नंबर के प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 44 नंबर का प्रश्न। प्रश्न को थोड़ा सा समझने का कार्य कीजिएगा। आधुनिकता परंपरा का विरोधी है क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। ये दोनों चीज़ें क्या सही हैं? 44 नंबर के प्रश्न पे आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ना कि कबीर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रपत्तिवाद यहाँ से लिए, दार्शनिक आधार यहाँ से लिए, फिर अपना धूमधाम से ये निकाल दिए निर्गुण। तो इन्होंने कहीं ना कहीं परंपरा से चीज़ें ली है ना, तो कैसे विरोधी हुआ? आधुनिकता परंपरा का विरोधी हुआ? गलत बात है, क्योंकि आप हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का कार्य, आप हैं तो आप कहीं से आए हैं कि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है। तो यही चीज़ें होती, जब आप साहित्य पढ़ोगे सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। देखिए दूसरा, देखिए बी आर, देखिए क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। ऐसा भी है क्या परंपरा जड़ और रूढ़ होती है? हम पुराने चीज़ों से लेके आते हैं ना, कुछ नया करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सही। इसमें दोनों गलत है, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। ये 45 नंबर का प्रश्न है और व्याख्या भी देख लीजिए। आधुनिकता परंपरा का विरोधी नहीं, पूरक होती है, क्योंकि परंपरा ना ही जड़ होती है ना ही रूढ़ी होती है, तो दोनों गलत हैं। अब चलें, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर के प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। रीतिकाल काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज़्यादा और लोक में कम थी। तो क्या जो है रीतिकाल में प्रेम मांसल ही था, तो जो है कि घनानंद का प्रेम कैसा था? वो भी तो प्रेम किए थे ना। 45 नंबर को आप गौर से समझने का कार्य कीजिएगा। तो यह क्या था, राजा चाटुकारिता कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इनका प्रेम कैसा था? ये जब तक राजा के दरबार में थे और अपनी प्रेमिका को देख रहे थे तब तक तो ये खुश थे, और जब प्रेमिका इनके साथ नहीं गई, इनके हाथ वहाँ पे काट लिए गए सैनिकों द्वारा, इन्होंने खून से लिख दिया था, एक इनका दोहा लिख दिए थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसलिए इसकी स्वीकृति दरबारी ज़्यादा और लोक में कम थी, क्योंकि उस समय के कवि चाटुकारिता कर रहे थे, किसका? राजाओं का। ऐसे लड़ो गुणगान में ही व्यस्त थे। तो इनके पास आम आदमी की किसी भी समस्या को उठाने का कोई फुर्सत नहीं था, इनका अपना पेट भर रहा था, इसलिए ये दोनों चीज़ें सही हैं। क्या है? ए आर और दोनों चीज़ें, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिए, वैसा ही प्रश्न है। भक्त, यही सब प्रश्न आपको फाइट से बाहर करते हैं, तो समझते चलिएगा। स्थापना है, भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीवन को प्रपंचों से मुक्त कराती है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदान करता है। हो सकता है प्रश्न आपको थोड़ा टफ रहा हो, तो 2 बार पढ़ लीजिएगा। भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीवन को प्रपंचों से मुक्त कराती है। यदि भक्ति भाव में आप विलीन होंगे, मिले होंगे, आपको भक्ति अच्छी लग रही होगी, तो ये आप स्थापना को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, आप क्या कह रहा है नीचे, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदान करता है। तो क्या ऐसा संभव है? ये चीज़ संभव नहीं है, तो इसका ए सही, आर गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। स्थापना है, भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोधी है। क्या है? अंतर विरोधी है। 47 नंबर का प्रश्न है, अंतर विरोधी है, कैसा है? तो अंतर विरोधी है। और आर है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है। ठीक, समझ पा रहे हैं प्रश्न को? एक बार फिर पढ़िएगा। अब आप बताइए कि क्या है? ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों चीज़ें सही है। भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है, ये तो सबको पता है, शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं। ठीक है, और क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकार का विभाजन उतना ही स्थूल है। 47 नंबर का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में मान्यताओं में अंतर विरोध है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। यह है 48 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरा रूप से सदैव गतिशील रही। बिल्कुल सही, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदनों से जीवन के होने का निरंतर असहाय कराती रही है। 48 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा गौर से पढ़िए और देखने का कार्य कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। आप समझ पा रहे हैं स्थापना और तर्क के प्रश्न को, कि और अच्छे से आप समझना चाहते हैं? तो ये तो युगों से चली आती कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील है। बिल्कुल सही, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदनों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती है। ये दोनों बातें सही हैं। तो इसमें सही किस में दिया है? तो ये डी नंबर में सही है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए, दोनों बातें सही हैं। देख रहे हैं, युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रही, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदनों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती है। ठीक है, दोनों कथन सही है। पर यह 49 नंबर का प्रश्न है, नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है, इसीलिए इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है। तो ये अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, मूर्त का मतलब जो दिखाई दे। तो क्या है भाई? ये तो गलत हो गया, कट जाएगा ना। इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप आंखों से देखोगे तभी तो वो उसका आनंद उठा पाओगे। ठीक है, ये 49 नंबर का प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसका क्या सही है क्या गलत है? तो ए गलत है और आर सही है, सी नंबर सही होगा। ठीक है, ये 50 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है। क्या है? आप समझ पा रहे होंगे कि रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, क्योंकि मिथक में अतीत का शाश्वत वर्तमान है। 50 नंबर का प्रश्न है। तो ये बताइए, तो दोनों चीज़ें क्या हैं? सही हैं, दोनों चीज़ें सही। आज के लिए 50 प्रश्न, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अपलोड भी नहीं हो पाएगा। मेरी ये समस्या आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर हम 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे से। अगर पूरा प्रश्न करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अपलोड भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहे 50 प्रश्न कैसे लगे, व्याख्या कैसी लगी, और आप कुछ सीख पाए तो हमें क्या नया सीखे आप इस प्रश्नोत्तरी से, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। धन्यवाद।